हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है वो आपकी मिट्टी और वनस्पति से जो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम देखने वाले हैं। ये सवाल सभी जो है वो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और मुख्यतः ये जो है वो बीपीएससी प्री और मेंस में जो है ये सवाल पूछे गए हैं। तो ये सभी सवाल जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये सभी जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ से जो है सीधे सीधे क्वेश्चन आपके टीआरई एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले जो है वो अपडेट मिल जाया करे। ऐसी ही प्रकार से जो है हम आपको जो है कल जो है आपको वो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास जो है आपको मिल जाएगी और वो जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे डिपेंड रहेगी। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे हो सकता है कि आपको जल्दी ही मिल जाए, लेकिन 10 बजे तक मैं टाइम ले रहा हूँ। 10 बजे तक आपका जो है क्लास वो अपलोड हो जाएगी। आप सभी बहुत दिन से कह रहे थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास कराइए, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास करवाइए, तो उसके लिए हमने तैयारी कर ली है और आपको जो है वो कल आपको ये क्लास देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों घटना चक्र की बुक का हमने पहले से ही एक बार जो है वो सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या साइंस हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है उसे तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। या आप क्या करिए, आप चैनल के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम जो है वो मुख्य प्रमुख जो है ई बुक, जो इम्पोर्टेंट ई बुक हैं उनको भी शेयर करते रहते हैं और आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी 6 से 10 तक की बुक वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का बेस जो होता है वो एनसीईआरटी की बुक होती हैं, तो आपको ये सभी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जो छात्र 71वीं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेशन को देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये सेशन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारे सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। एक तरफ प्राकृतिक आपदा दी हुई है और दूसरी तरफ आपका प्रदेश दिया गया है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, छोटा लग रहा होगा आपको। देखिए, अब आप देख सकते होंगे कि आपको मिलाना है। तो देखिए, बाढ़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा आती है, तो बाढ़ जो आती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप जो आता है वो हमारा हिमालय के गिरिपथ प्रदेश, मतलब हिमालय का जो सबसे निचला प्रदेश है फुटहिल रीजन में, वहाँ पर आपको शिवालिक रीजन में आपको देखने को मिलती है। तो हम एक प्रकार से लिखते जाते हैं 3, उस 3 के बाद 1। उसके बाद सूखा आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, सूखा आपका मध्य पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 3, 1, 4। और चक्रवात जो है वो झारखंड और उड़ीसा के तट पर आपको देखने को मिलता है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इसका जो मिलान होगा वो 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 हम देखते हैं 3, 1, 4, 2 हमको कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो 3, 1, 4, 2 आपका देखिए बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश और 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश के और 43 स्टेशनों के साथ बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपथ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छगरण और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। सूखा से प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात सामान्य रूप से जो है भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं और कुछ पश्चिमी तट पर भी अरब सागर में भी आते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित है, जिसमें क्या क्या आता है, तो जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या जो है सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो मिट्टी से रिलेटेड है। आपसे कह रहा है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो काली मिट्टी आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं और काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगर इन 2 ऑप्शन की बात की जाए तो ये जो है वो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी के आप सभी को नहीं पता होगा तो जान लीजिए, जो नई जलोढ़ होती है उसे हम खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, चारों विकल्प मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी स्कूल टीचर 9वीं से 10वीं के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
8/12/2023 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपको बताना है कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ पे, तो ये गुजरात में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, और आपका कुछ जो है कर्नाटक में भी पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए जो है हमारा जो विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, वो सही हो जाएगा। कर्नाटक में भी हमको काली मिट्टी देखने को मिलती है क्योंकि ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, इसीलिए। और दक्कन ट्रैप जो है वो लावा के ठंडा होने से निर्मित हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए कर्नाटक और गुजरात में जो है आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और बीपीएससी स्कूल टीचर में ये सवाल पूछा गया था, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब की बार दूसरे राज्यों का नाम देके आपसे पूछ सकता है। देखिए काली मृदाएँ जो है वो दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग जो है वो शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठारी के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को जो है रेगुर तथा काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आमतौर पर काली मृदाएँ मृणमय होती हैं और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएँ गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और नमी के धीमे अवशोषण के और नमी के क्षय की विशेषता के कारण ये काली मृदाएँ जो है एक लंबी अवधि तक, ये देखिए नमी जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखती है। इनको सिंचाई की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि रेगुर मिट्टी किसका नाम है। तो रेगुर मिट्टी आपका काली मिट्टी का नाम है। आप सभी को पता होगा कि रेगुर मिट्टी जो कहते हैं किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 और 1998 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। उसके अलावा जो है एमपी पीसीएस में भी ये सवाल पूछा गया है। तो काली मिट्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको पढ़ के जाइएगा। देखिए काली मिट्टी को आसानी रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनेजुम आदि अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र के साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में देखने को मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो देखिए रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि जो दोमट और जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो नदियाँ अपने साथ कौन सी मिट्टी लेकर आती हैं और जो निर्मित करती हैं, जिस देखिए इनके गाद और कंकड़ पत्थर से जो मिट्टी निर्मित होती है वो क्या होती है, वो जलोढ़ मिट्टी होती है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जिसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है। और आपका नई जलोढ़ को हम कहते हैं खादर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। आप एक प्रकार से आप ऐसे कर लीजिए कि खाद डालने से मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो उपजाऊ मिट्टी जो नवीन जलोढ़ होगी उसको हम खादर कहेंगे। और जो बांगर है वो थोड़ा सा कम उपजाऊ होती है, उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम बांगर कहते हैं। काली मिट्टी आपको पता है कि ये दक्कन ट्रैप में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक यहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा मिलती है। और लेटराइट मिट्टी जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिलती है। आपसे 63वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है वो पूछा गया था, आप देख सकते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। और जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। ये मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है, ये मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि नवीन जलोढ़ क्या होती है और आपके जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे क्या कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है। देखिए दोबारा फिर से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कौन सा जवाब सही हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो नई होती है, जिसमें जो उपजाऊ होती है उसे खादर कहते हैं। और जो हमारा पुरानी मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बांगर हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में आपसे पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक वीडियो बनाने में और अब तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए कोल्ड होते हुए भी मैं आपके लिए रोज़ डेली वीडियो बना रहा हूँ और बोलने पे में कितनी तकलीफ़ हो रही है ये मुझे ही पता है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेहनत को हमारे अप्रिशिएट करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुँच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है और इन मिट्टियों का रंग पीला और रक्ताब होता है। देखिए
पेल रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछा है आज तक, वो पूछेगा भी नहीं। आप बस ये याद रखिए कि पुरानी जड़ों को हम बांगर कहते हैं और नई जड़ों को जो है वो हम खादर कहते हैं। हमारा अगला सवाल है जो 65 बीपीएससी री एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पुरानी जलोढ़ जो आपको देखने को मिलती है वो आपका पूर्णिया और पटना में देखने को मिलती है। कहाँ पे? तो पूर्णिया और पटना ज़िले में मैंने पूर्णिया और गया टिक कर दिया। देखिए पूर्णिया और पटना ज़िले में देखने को मिलती है, ठीक है, पूर्णिया और पटना ज़िले में देखने को मिलती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। 65 बीपीएससी री एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि दोमट्टी या लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है। तो आपको दोमट्टी में, या जिसे हम लोम मिट्टी भी कहते हैं, इसमें बालू कण और चिकना कण और पासु कण भी मिलता है। तो सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं, इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प सही हो जाएगा। आपसे 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा जो है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार की मिट्टी आपको कश्मीर साइड में, कश्मीर हिमालय में जो है वो देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा देश है? तो ईरान सबसे ज़्यादा केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का एक हिमोड़ पर जो है वो मोटी परत के रूप में जमाव है, और करेवा जाफरान देसी केसर के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी? तो करेवा मिट्टी है। हमारा अगला सवाल है कि करेवा जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, कौन सा? ये जाफरान को ही कहते हैं, ठीक है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है। वो कहाँ पाई जाती है? तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही बताया कहाँ पाई जाती है। देखिए बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया है, और ये जो है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है इसका वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी पुत्तूर में उपजाई जाती है। यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि पौधों को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में मिलता है। तो आपको बताना है कि पौधों में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है चिकनी मिट्टी में, या आपका पासु मिट्टी में, या बलुई मिट्टी में, या लोम मिट्टी में आपको जो है वो किसमें देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है वो पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। अब पानी क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें नमी होल्ड करने की जो है वो क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% से कम मृतिका व बालू, ठीक है, 50% तक जो है वो मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है, जिसमें वायु का आवागमन जो है वो कम होता है, जिससे जो है वो नमी इसमें बनी रहती है। हमारा अगला सवाल है कि वृक्ष की जड़ों को पानी माटी से जो है या मृदा से जो है वो पानी कैसे मिलता है। तो वृक्ष की जड़ों से मृदा को पानी कैसे मिलेगा? बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। केशिका जल के माध्यम से जो है वो पानी जो है मिट्टी से रिस कर आपका पौधों तक पहुंचता रहता है, तो इसीलिए सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी जो है केशिका जल के रूप में मिलता है, और केशिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है। मृदा घोल बनाने वाला जल मृदा कणों के चारों ओर शिथिल रूप से जमा रहता है, अतः मिट्टी में पौधों की जड़ों जो अंदर तक डूबी रहती है मिट्टी में, उन्हीं के माध्यम से केशिका जल जो है ऊपर चढ़ता रहता है और पत्तियों तक भी जल पहुंचाता रहता है। हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य में जो है सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। तो देखिए लेटराइट मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है, और इसका उपयोग जो होता है वो किस काम में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका उपयोग जो है वो ईंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। मेघालय में सबसे ज़्यादा आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 में सवाल पूछा गया था, तो सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये वर्षा के कारण तीव्र
लीचिंग का जो है परिणाम होती है, मतलब कटाव का। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है, जहाँ मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार, मेघालय, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक मिलेट्राइट मिट्टी जो है आपको मेघालय में देखने को मिलती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ईंटों के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सी मिट्टी, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी का उपयोग जो है वो आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए लेटराइट मृदा का उपयोग जो है आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। अगला टॉपिक हमारा है मृदा अपरदन और सुधार। तो आपसे कह रहा है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, अतिचराई के द्वारा, या वनस्पति उन्मूलन के द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि करके, या वनारोपण के द्वारा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि चराई से क्या होगा, कि चराई से जो होगा वो अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि जब गाय भैंस जो है चरते हैं तो मिट्टी के घास और उसके साथ में मिट्टी भी उखड़ती है, प्लस जो उनके पैर होते हैं, पैर से जो है उनकी खुराई से जो है वो मिट्टियाँ जो है वो कटती रहती हैं, तो वो भी ज़मीन धीरे धीरे क्या होती है, बंजर हो जाती है, और मिट्टी का अपरदन वहाँ से होता रहता है। वनस्पति उन्मूलन कर देंगे, मतलब मैदान ही साफ कर देंगे, बारिश आएगी, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। पक्षी की संख्या में वृद्धि करके कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वनारोपण करके। ठीक है, सी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए मृदा संरक्षण के अंतर्गत वो सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाए रखने और उसकी उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं: वृक्षारोपण, सोपानी, समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा के। ठीक है, अब ये अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर आपको ऐसा किया जा सकता है, और मेड़बंदी भी लगानी चाहिए, अर्थात जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा प्राकृतिक वनस्पति से है। देखिए भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। तो ये जो है वो ऐसा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा वन भी देखने को मिलते हैं, और सागौन के वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलते हैं, और घने पतझड़ वन वाले जंगल जो है यहीं पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि सुंदरवन क्षेत्र में क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बार बार आपसे पूछता है। टीआरई एग्जाम में भी ऐसे सवाल आपसे पूछे गए थे। तो सुंदरवन क्षेत्र में क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, या उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अर्ध शीतोष्ण समशीतोष्ण वन, या आपका सघन मैग्रोव वन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, आपको सुंदरवन क्षेत्र में जो है वो सघन मैग्रोव वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैग्रोव वन क्या होते हैं, इनकी पानी जो है जड़ें जो है वो पानी में आपको तैरती हुई दिखाई पड़ती हैं और डूबी रहती हैं। याद रखिएगा डी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था, और कह रहा है सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। मेघना क्या है, इसी की एक वितरिका है। ठीक है, किसकी, तो गंगा की। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, आप देखते हैं अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत पाया जाता है। भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार जो है मिजोरम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन मिजोरम आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए जो है वो हमारा विकल्प जो है ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये आपसे पूछा गया था, और आयोग ने इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं माना था। देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वनों के क्षेत्र के अंतर्गत है, अतः विकल्प जो है ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि हिमालयी भूरा भालू और एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी जो है वो किसका उदाहरण है। तो ये स्कूल टीचर हेडमास्टर में आपका पूछा गया है, और सीधे सीधे एनसीईआरटी से सवाल उठाया गया था दोस्तों। तो ये जो है आपका ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति के बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको जो है वो दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में जो है आपका रखा गया है। तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ICUN ने हिमालयी भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंसे तथा रेगिस्तानी लोमड़ी को जो है दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत
श्रेणीबद्ध किया है। तो याद रखिएगा दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। मैं आपको सभी एनसीईआरटी जो है आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन आपका रिस्पांस, अगर मैं एक क्लास बनाऊंगा, रिस्पांस आपका अच्छा हुआ, अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे लाइक आए और कमेंट करके आपने बताया कि हाँ क्लास अच्छी है, तो ही मैं उसको आगे कैरी करूंगा। 1-2 दिन में आपका एनसीईआरटी सीरीज जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हम 6वीं से लेके और 10वीं तक की जो है एनसीईआरटी आपको कराएंगे। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम 12वीं तक की भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है उसका एमसीक्यू आपके सामने करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट और इसके अलावा निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ऐसा किसमें है कि 21 द्वीप शामिल हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, कौन सा जवाब हो जाएगा? तो ये हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपका 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप समूह जो है वो शामिल होते हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है? आपका 69वीं बीपीएससी में ये सवाल आपका 2023 में आपसे पूछा गया है। तो कह रहा है कि क्या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, या दुधवा है, या गजनेर है, या भीम बांध है? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो बिहार में है। तो आप सभी को पता होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। और हमारा जो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हमारा मुंगेर में है, ठीक है। तो ये हमारा पहला और चौथा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ये बिहार में है, ठीक है। पहला और चौथा जो है वो सही हो जाएगा। अब बात आती है दुधवा कहाँ है? तो दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और गजनेर जहाँ है, गजनेर वो कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा, गजनेर आपका राजस्थान में है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा? पहला और चौथा सही हो जाएगा। कौन कौन सा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और आपका भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों जो है वो आपका बिहार में आपको देखने को मिलता है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार राज्य में है। देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। और आपका जो भीम बांध है वो मुंगेर में है, ठीक है, याद रखिएगा। गजनेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। और दुधवा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट क्या क्या दी गई है, ठीक है। देखिए, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट हमारा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में जो है वो वर्गीकृत की गई है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है, तो ये भी हमारा सही है। आपका अगला स्टेटमेंट है कि यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, तो ये भी हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए, आपसे कह रहा है उपयुक्त में से सभी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था, याद रखिएगा। तो ये जो सारे इसमें दिए गए हैं वो सारे सही हैं, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए, कांटेदार जंगल जो है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं, आपसे पूछ रहा है कांटेदार जंगल जो है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा हम एक बार एक्सप्लेनेशन इसका पहले देखेंगे। देखिए, कांटेदार जंगल कहाँ पे पाए जाएंगे? तो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार के शुष्क क्षेत्र में और गुजरात के पूर्वी ढलानों पर जो है वो पाए जाते हैं। और इन जंगलों के कुछ क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? कैक्टस, खजूर, बबूल और काकिर हैं। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, जो हमारा ई विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कौन सा? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर दिखा रहा है। एरर कैसे आ रहा है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है ये नहीं पाए जाते हैं। और आपसे यही तो पूछा है कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको भूल जाइएगा। आप डी विकल्प जो है वो सही लगाइएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी लगाइएगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में जो है
वो आपको बताया गया है कि ये जो है कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए एक से अधिक जगह पे ये नहीं पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सवाल जो है वो सही हो जाएगा। बाकी मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है, आपका एनसीईआरटी की बुक में भी, तो मैं आपको जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग भी अपने तरीके से एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो है बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है वो नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो रहा है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार जो है वो 75% से अधिक नहीं है। कह रहा है 75% से किसमें अधिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखिए कौन कौन से वन में जो है 75% से अधिक मिलता है, ये आपको कौन कौन से राज्य में, ये आपको देखने को अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में। 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया है। थोड़ा सा एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है 2019 के अनुसार, ठीक है, और 2021 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में कितना वनावरण, देखिए मिजोरम में कितना है तो 84% है, और नागालैंड में जो है 73% है, ठीक है, और आपका जो है वो मेघालय में 76% है, और आपका जो है मध्य प्रदेश में जो है 25% है, याद रखिएगा, ठीक है। तो किस में नहीं है, तो आपका देखिए एक तो हो गया आपका नागालैंड, ठीक है, एक का आपका नागालैंड हो गया, और एक आपका मध्य प्रदेश हो गया, एक आपका कौन हो गया, मध्य प्रदेश। तो देखिए ऑप्शन में हमको दो विकल्प सही मिल रहे हैं, एक आपका नागालैंड और दूसरा मध्य प्रदेश, इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए हर साल दोस्तों ये रिपोर्ट बदलती रहती है, तो आपको जब एग्ज़ाम में हो सकता है आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूछा जाए, तो मैं वो आपको बता दूंगा, उसके लिए आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है। ये तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तब इसका जो है सही जवाब क्या था। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र से वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये देखिए मैं अभी जो बताऊंगा आपको वो कितना है। देखिए 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग जब ये सवाल था तो 20.7% था, और अभी कितना है, और अभी जो है जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार कितना है, तो ये आपका जो है वो 24.62% है, ठीक है, 24.62% है, ये याद रखिएगा। चाहिए कितना, तो 33% चाहिए, ठीक है, 33% चाहिए, और अभी जो है वो 24.62% है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो है वो 7.84% जो है वो वन देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल, देखिए ये 3 छोड़ देते हैं, हम सीधा सीधा देखते हैं। 2021 के अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.71% तथा वन एवं वृक्षावरण जो है वो 24.62% है, और बिहार में जो है वो 7.84% है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जिला, ठीक है, मैंने भारत कह दिया था, तो ये बिहार का जिला आपको दिया गया है, पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में आपको जो है अधिक घने पतझड़ वन देखने को मिलते हैं, इसीलिए ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। प्रश्नकाल एवं वर्तमान में जो है वो पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन का क्षेत्र है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आपका, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार जो है वो पश्चिम चंपारण में कुल लगभग 797.81 वर्ग किलोमीटर जो है घने वन है, जबकि कैमूर में 519.83 वर्ग किलोमीटर जो है वो घने वन आपको देखने को मिलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा मिजोरम में हो जाएगा, ठीक है। 44वीं बीपीएससी 2000 में ये सवाल पूछा गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ISFR 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में से मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर का प्रथम स्थान है, जबकि क्षेत्रफल के मतलब प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में 84% जो है वो सर्वाधिक वन जो है वो देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतवर्ष में जो है वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सीधा सीधा आपका क्लास 9 की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन था दोस्तों। बीपीएससी 9वीं 10वीं टीचर के एग्ज़ाम में ये आपका पूछा गया था, और ये प्राइमरी एग्ज़ाम में भी मतलब जूनियर टीचर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को
मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत में 81,000 प्रजातियां जीवों की और 47,000 प्रजातियां जो है वनस्पति की पाई जाती हैं। तो ए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कई स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, पक्षियों की प्रजाति और मछलियों की प्रजाति भी, आपको फूलों की प्रजाति भी आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग जो है वो पढ़ लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से जाके एनसीईआरटी और क्लास नोट लेके आप उसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, भारतवर्ष में जीव जंतुओं की 81,000 से अधिक तथा वनस्पतियों की 47,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और लगभग इसमें से 15,000 जो है फूलों की प्रजातियां जो है वो स्वदेशी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, किसमें जो है सबसे कम क्षेत्र जो है वनाच्छादित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? चंडीगढ़ जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार चंडीगढ़ में जो है वो सबसे कम संघ शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे कम जो है वो वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट पे जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। यह वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी इन वनों की जो है वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि केरल की साइलेंट घाटी संरक्षित है क्योंकि इसमें जो है पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, ऐसा जो है ये सवाल जो है वो आपसे कह रहा है। तो ये विकल्प जो है आपका पहला ही सही हो जाएगा, इसीलिए इसको संरक्षित किया गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है साइलेंट वैली आपकी कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका जो है केरल में स्थित है। आपसे बीपीएससी 11वीं 12वीं के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, साइलेंट घाटी या शांत वैली, जिसको नीलगिरी के दक्षिण पश्चिमी कोने में केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी में पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जैव विविधता से भरपूर है और इसे संरक्षित किया गया है। कुंथिपु झा नदी शांत घाटी के पश्चिमी हिस्से में बहती है और यह भरतपुआ नदी की जो है वो सहायक नदी है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो वहाँ पे जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उस वन में जो है वो जितने भी पेड़ उपस्थित है उसकी पत्तियां नहीं गिरती हैं। देखिए, जब पेड़ों की पत्तियां एक साथ गिर जाती हैं तो वो पतझड़ वन कहलाते हैं। लेकिन 10 पेड़ हैं, 10 में से एक की गिर गई, 9 की है। ठीक है, फिर जब जिसकी गिरी थी उसकी उग आई, फिर दूसरे की गिर रही है। तो इस प्रकार के वन को हम सदाबहार वन कहते हैं। मतलब एक निश्चित टाइम पे सभी एक पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, आगे पीछे करके गिराते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा जो है हरे भरे दिखते रहते हैं, इसीलिए इसको हम सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा और आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।